हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग बायो एनर्जेटिक्स के कुछ और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंथैल्पी के बारे में। तो इंथैल्पी क्या होता है? बेसिकली इंथैल्पी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज दी सम ऑफ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि इंथैल्पी को हम एक सम की तरह डिफाइन कर सकते हैं। किस चीज़ का सम? इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट और वॉल्यूम के सम के इक्वल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंथैल्पी होती है उसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है, और चेंज इन इंथैल्पी को हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। तो H को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटरनल एनर्जी यानी U प्लस P इंटू वी, यानी इंटरनल एनर्जी और जो हमारा प्रेशर है और वॉल्यूम है उनका प्रोडक्ट, इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो हमारा इंथैल्पी आ जाएगी। और चेंज इन इंथैल्पी हम करते हैं डेल्टा H से। उसके बाद जो इसकी SI यूनिट होती है इंथैल्पी की, वो होती है जूल। तो H अगर कहीं भी हम किसी भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट हमारी जूल होती है। और अगर हम बात करें किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है यानी कि उस रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्प्शन के टाइम पर जो डेल्टा H होता है यानी चेंज इन इंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और उसके उल्टा अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि हीट रिलीज होती है तो इस सिस्टम में, तो इस कंडीशन में जो डेल्टा H होगा यानी चेंज इन इंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। तो आपको याद रखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। तो ये हमारी बात हुई इंथैल्पी की। अब हम बात करते हैं कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि उसमें से एक हमारा होता है थायोएस्टर। थायोएस्टर के बारे में आपने सुना ही होगा, थायोएस्टर बॉन्ड्स के बारे में। तो बेसिकली थायोएस्टर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि RSCOR', इस तरीके का उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। दे आर एनालोगस टू कार्बोक्सिलेट एस्टर्स विद द सल्फर इन द थायोएस्टर। ये बिल्कुल इस तरीके से होते हैं जैसे कि कार्बोक्सिलेट एस्टर होता है, बस यहाँ पर सल्फर होता है। वहाँ पर कार्बोक्सिलेट एस्टर्स में आपको ऑक्सीजन एक लिंकिंग ग्रुप की तरह काम करता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर सल्फर ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ग्रुप्स हैं, एक R और एक COR', इनको कनेक्ट करने का आपस में काम कर रहा है हमारा सल्फर। तो कार्बोक्सिलेट एस्टर में यही काम हमारा ऑक्सीजन करता है, तो इस नाते से ये दोनों थोड़े एक जैसे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कैसे बनते हैं। एक्चुअली में ये प्रोडक्ट होते हैं एस्टेरिफिकेशन का बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ थायोल। जब एक थायोल और एक कार्बोक्सिल एसिड के बीच में एस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो हमारा थायोएस्टर होता है। अब जो हमारे थायोएस्टर्स हैं वो बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बेस्ट नोन अगर थायोएस्टर की हम बात करें तो वो हमारा कोएंजाइम ए के डेरिवेटिव्स होते हैं। कोएंजाइम ए के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे क्या हैं? थायोएस्टर्स हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए को कौन नहीं जानता है? अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको एसिटाइल कोए के बारे में पता ही होगा। तो एसिटाइल कोए क्या है? एक थायोएस्टर है। अब यहाँ पर आप थायोएस्टर का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से थायोएस्टर का स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे थायोएस्टर होते हैं वो इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं बहुत सारी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में, जैसे कि फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड मेवलोनेट प्रिकर्सर्स टू स्टीरॉइड्स, ठीक है। इन रिएक्शंस में क्या करते हैं? ये काम करते हैं इंटरमीडिएट्स का। एग्जाम्पल देखना चाहें थायोएस्टर्स के तो मेलोनाइल कोए, एसिटो एसिटाइल कोए, प्रोपेनाइल कोए, सिनेमोइल कोए, एसाइल कैरियर प्रोटीन यानी ACP, ये सारे क्या हैं? थायोएस्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं थायोएस्टर के। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी रिच कंपाउंड के बारे में जो कि है हमारा ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेस हैं बॉडी में, सेल में, जो कि ATP की एनर्जी की वजह से चलती हैं। इसलिए इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है सेल की,
ठीक है। बेसिकली इसके पास हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है जिसको डोनेट करके ये रिएक्शंस को करवाता है। ठीक है, एटीपी की वजह से जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, क्योंकि इसके पास एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है जिसके टूटने पर फॉस्फेट रिलीज़ होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको यूज़ किया जाता है सेल के द्वारा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अगर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे हमें एडीपी और एक फॉस्फेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरीके से अगर एएमपी बनता है तो 2 फॉस्फेट हमारे रिलीज़ होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कहानी। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है बच्चों, आप जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है उस दौरान ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हमारा एटीपी बनता है। ठीक है, जब प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उस दौरान एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है जिससे कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनती है, जिस वजह से हमारा एटीपी उस फोर्स की वजह से बन पाता है। तो इस तरीके से एटीपी की कहानी होती है और ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिकाबल को सब्सक्राइब करें।